हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं समास। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है संस्कृत के लिए और हिंदी के लिए भी। तो आज हम सब कुछ जानेंगे, इसका डिटेल से जानेंगे। तो देर किस बात का है, मैं हूं विक्रम आदित्य शर्मा। चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि समास किसे कहते हैं। ये समास होता क्या है बबुआ। तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही आसान शब्द में कहूं तो दो शब्दों के संक्षिप्त रूप को समास कहते हैं, यानी कि दो शब्दों के शॉर्टकट को समास कहते हैं। एग्जाम्पल समझेंगे और अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो मान लीजिए कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। एग्जाम्पल क्या है, लिखा हुआ है महान पुरुष। महान और पुरुष, ये दो शब्द है, एक है महान और दूसरा है पुरुष। ठीक है, पुरुष है, पुरुष। अगर इसी को हम दोनों को एक में मिला दें, मतलब इसका शॉर्टकट बना दें, दोनों को मिलाकर संक्षिप्त कर दें, तो कहेंगे महापुरुष। क्या बोलेंगे? महापुरुष। तो आपने देखा क्या किया हमने दोनों को मिलाकर शॉर्टकट कर दिया, यानी संक्षिप्त कर दिया। इसी को तो कहते हैं समास। कितना आसान है ना। बिल्कुल आसान भाषा में मैं समझाता हूं, रटवाता बिल्कुल नहीं हूं। तो आप समझिए, एक एग्जांपल और लेते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए एक शब्द है राजा का पुत्र। राजा का पुत्र, ठीक है, ये शब्द है राजा का पुत्र। इसको शॉर्टकट करेंगे क्या बन जाएगा, इसको संक्षिप्त करेंगे क्या बनेगा, इसका बनेगा राजपुत्र। राजपुत्र कितना शॉर्टकट हो गया, राजा का पुत्र यानी कि राजपुत्र, है ना। बिल्कुल आसान। अगर इसी प्रकार से एक ले कि पति पत्नी। पति और पत्नी, पति और पत्नी, अगर इन दोनों को पत्नी, अगर इन दोनों को शॉर्ट किया जाए, मतलब दोनों को संक्षिप्त कर दिया जाए, तो क्या बनेगा? बनेगा दंपति। दंपति, दंपति मतलब होता है पति और पत्नी दोनों। तो इसी को तो कहते हैं बबुआ समास। आप जो है परिभाषा पे मत जाइए कि परिभाषा इतना लंबा चौड़ा होना चाहिए, चाहे ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए। परिभाषा को मारो गोली, हमें समझना है, हमें दिमाग में रखना है, ना कि रटना है। तो समास का मतलब संक्षिप्त रूप होता है। दो शब्द या दो से अधिक शब्द भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिखाया मैंने आपको पति और पत्नी, तीन शब्द है, तीनों शब्द को मिला दिए एक शब्द बन गया दंपति, समास हो गया। तो ये है समास। आइए अब बात करते हैं कि समास होते कितने हैं। समास के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं आइए देखते हैं। तो यहां पर मैंने लिख लिया है समास के 6 प्रकार होते हैं और उनके नंबर सहित उसका नाम भी लिखा है। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास और चौथा बहुव्रीहि समास, पंचमा द्वंद्व समास और छठा द्विगु समास। तो ये है समास के 6 प्रकार। अब हम बारी बारी से सबको अध्ययन करेंगे, यानी कि सबको हम डिटेल से सीखेंगे, जानेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है जो बता दूं। ट्विस्ट ये है कि हम उल्टा पढ़ने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि हम पहले पढ़ेंगे द्विगु समास, फिर पढ़ेंगे द्वंद्व समास, फिर बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष और अव्ययी भाव समास। ऐसा क्यों? इसके पीछे राजन नहीं है, कारण है। इसके पीछे कारण है। कारण क्या है कि बिल्कुल आसान, एकदम छोटे से स्टेप से लेकर आपको धीरे धीरे हार्ड सिखाएंगे, अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे आसान अगर कोई है तो वो है द्विगु समास। तो हम इसको आसान से हार्ड की ओर बढ़ेंगे। आइए, तो सबसे पहले हम सीखेंगे द्विगु समास। ये सबसे आसान है, इसलिए सबसे पहले सीख रहे हैं। ऐसे मैंने आपको बताया था कि 6ठे नंबर पे आता है, लेकिन नंबर मायने नहीं रखता है। नंबर आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, 100% समझ में आना चाहिए, दिमाग में आना चाहिए। तो सबसे आसान है द्विगु समास। किसे कहते हैं? वो ऐसा समास जिसका पहला पद संख्यावाचक हो। इतना आसान है कि आप एक बार में याद कर लोगे, आपको याद हो जाएगा। याद कर नहीं लोगे, याद हो जाएगा। तो क्या मैंने कहा आपको? जिसका पहला पद संख्यावाचक हो, यानी पहले पहले संख्या है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं और अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है, बहुत ही आसान एग्जाम्पल है। तो हमारा लिखा है पंचतंत्र। क्या लिखा है? पंचतंत्र। पंचतंत्र का मतलब होता है कि 5 तंत्र का समूह या 5 तंत्र। ठीक है, मैं लिख रहा हूं 5 तंत्रों का समूह। तंत्रों का
समूह, समूह, इसे कहते हैं पंचतंत्र। ठीक है, तो आपको देखकर ही पढ़कर ही पता चल रहा है पंचतंत्र कहने का मतलब है कि 5 संख्या का बोध हो रहा है, 5 नंबर का बोध हो रहा है। तो ऐसे ही समास को तो कहते हैं द्विगु समास, जिसमें पहला पद यानी कि पहले पहले जो है क्या आ जाए, संख्या आ जाए। एक एग्जांपल और लेते हैं, शताब्दी, आपने सुना ही होगा शताब्दी, शताब्दी, शताब्दी का मतलब क्या होता है, शताब्दी का मतलब होता है 100 सालों का समूह, 100 सालों का समूह, जिसे कहते हैं शताब्दी। ठीक है, अभी कौन सा शताब्दी चल रहा है, 21वीं शताब्दी चल रहा है। तो 100 सालों का समूह, साला मतलब ये मत समझिएगा अपनी पत्नी का भाई वाला साला, ये साल मतलब ईयर, साल मतलब ईयर। तो ये जो है 100 सालों के समूह को कहते हैं शताब्दी। तो यहां पर आपको देखकर ही पता चला है सत्य मतलब होता है 100, पंच मतलब होता है 5। तो आपके नंबर जब भी नंबर आ जाए ना, आप समझ जाइए कि वे द्विगु समास है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। ठीक है, और एग्जांपल लिखते हैं, आपको और अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाएगा। तो और एग्जांपल जैसे कि पंचवटी, पंचवटी आपने सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा। पंचवटी कौन सा समास है, तो आप देखिए पहला अंक क्या है, पहला शब्द क्या है, पंच है यानी कि 5 है, यानी संख्या है, द्विगु समास। दशानन, दशानन ये कौन सा समास है बताइए, दशानन, दशानन में भी आ रहा है 10, क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, मतलब संख्या का बोध हो रहा है। तो ये जो है कौन सा समास है, द्विगु समास है। हाँ, ये और भी समास होता है, एक शब्द 2 या 3 समास हो सकते हैं, आगे मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो अभी आप ये समझिए कि दशानन कौन सा समास हुआ, तो ये द्विगु समास हुआ। इसी प्रकार से त्रिलोक, त्रिलोक कौन सा समास है, द्विगु समास है, क्योंकि इसके पहले आया त्रि यानी कि 3। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं चतुर्भुज, चतुर्भुज, चतुर्भुज कौन सा समास है, देखिए पहले चतुर यानी कि 4 आया है, 4 आया है, तो कौन सा समास होगा, द्विगु समास हुआ। तो अब आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अब आप अच्छे तरीके से समझ गए हैं कि वैसा शब्द या कोई भी शब्द जिसका पहला पद पहला पहले जो है पहले पहले संख्या का बोध हो जाए, संख्या आ जाए, द्विगु समास होगा। आंख मूंद कर इसको टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। मजा आया? तो चलिए इसी मजे के साथ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जरा, ठीक है, क्योंकि नए हो सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही तो मजेदार वीडियो में लाता ही रहता। आइए अब देखते हैं हमारा अगला समास कौन सा समास है, तो वो है द्वंद्व समास, जो नंबर 5 पर आता है। कितना अलग बात है, नहीं उल्टा पढ़ रहे हैं, 6 5 उसके बाद 4 पहली बार उल्टा पढ़ा रहे हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं द्वंद्व समास, किसे कहते हैं, बहुत ही सिंपल सा परिभाषा समझिए, वो ऐसा समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो। इसको एक एग्जाम्पल समझेंगे, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, मान लीजिए आपको कहे कि दोनों हाथ निकाल दो, आप निकाल देंगे। अब एक बड़ा सा तलवार निकाले और कहे बताओ कौन सा हाथ काटे, तुरंत वापस खींच लोगे, नहीं भाई हमको नहीं कटवाना है, क्योंकि आपको दोनों हाथ से प्यार है। नहीं, आपको किसी के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते हैं कि ये हाथ कमजोर है, ये हाथ जो है काम कम करता है, तो इसको कटवा दो, दोनों हाथ से बराबर प्यार है। सेम उसी प्रकार से ये जो द्वंद्व समास है, इसमें भी दोनों से बराबर प्यार है। यानी कि एक एग्जांपल और लेते हैं, बताइए हम लोग बचपन में ऐसा कोई बहुत सारा लोग पूछता था कि बताओ मम्मी के बेटा है कि पापा के बेटा है, तो हम कहते हैं हम पापा के बेटा है, कोई कहता है मम्मी के बेटा है। भाई बेटा तो दोनों के हो, मम्मी पापा दोनों के बेटा हो। तो सेम वही सिचुएशन जो है वो होता है द्वंद्व समास में, यानी कि दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। ना आप ये हाथ कटवा सकते हैं, ना ये कटवा सकते हैं, ना मम्मी को छोड़ सकते हैं, ना पापा को छोड़ सकते हैं, तो दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बराबर है। तो वही है द्वंद्व समास। ठीक है, समास का परिभाषा मैंने लिख दिया यहाँ पे, वैसा समास जिसमें दोनों पद की प्रधानता हो, दोनों पद प्रधान हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। एग्जाम्पल समझेंगे और बड़ा मजा आएगा। तो देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, जैसे पति और पत्नी बताए थे ना, पति और पत्नी, पति और पत्नी, इसको दोनों मिलाकर क्या कहते हैं, पति और पत्नी, पत्नी, इन्हीं को दोनों को मिलाने के बाद हो जाता है दंपति, दंपति। तो आपसे ये पूछेगा कि दंपति जो है वो कौन सा समास है, तो आप सिंपल जवाब दीजिए, दंपति मतलब होता है पति पत्नी दोनों, दोनों इंपॉर्टेंट है। पति नहीं रहेगा तो काम नहीं चलेगा, अगर पत्नी नहीं रहेगी तो भी काम नहीं चलेगा, यानी कि दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। तो दंपति कौन सा समास, द्वंद्व समास, यानी दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। माता पिता, देखिए माता और पिता, माता और पिता दोनों को मिलाने के बाद क्या बनता है,
दोनों को मिलाने के बाद हम कहते हैं माता पितरों। माता पितरों, माता पितरों एक संस्कृत शब्द है। माता पितरों, माता पितरों मतलब कि माता और पिता। तो माता पिता कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। दंपति कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण दोनों को मिलाकर हम लिखते हैं राधा कृष्णो। राधा कृष्णो, राधा कृष्णो। अब बताइए राधा कृष्णो कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है, क्योंकि राधा और कृष्ण दोनों इंपॉर्टेंट है। राधा की भी भक्ति करते हैं, कृष्ण की भी करते हैं। तो ऐसे समास द्वंद्व समास होते हैं जिसमें दोनों दोनों इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हाथ और पैर, हाथ पैर जो है वो भी दोनों दोनों इंपॉर्टेंट है। हाथ भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, पैर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन सा समास हुआ? ये हुआ द्वंद्व समास। कितना सिंपल है ना। आइए देखते हैं हमारा अगला समास कौन सा है। हमारा अगला समास है बहुब्रीहि समास, नंबर चौथा। ठीक है, तो ये बहुत मजेदार है और मुझे बहुत पसंद है। मेरा फेवरेट समास है बहुब्रीहि समास। कैसे? एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कि एक क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं और 10 जो है सफेद शर्ट पहना है। उसमें से एक बच्चा जो है वो लाल शर्ट पहन कर आ गया। अब उसने चोरी कर ली, इसने, लाल शर्ट वाले ने। तो हम क्या करेंगे? बिना नाम लिए उसको हम बता देंगे। कैसे कैसे बताएंगे? बहुत ही सिंपल है। वह लड़का जो लाल शर्ट पहन के आया है उसने मेरा कलम चुरा लिया है। मैंने किसी का नाम लिया? नहीं लिया, लेकिन फिर भी मैं उसी को इंडिकेट करा। कहने का मतलब है कि मैं कहूंगा कुछ और, मतलब निकलेगा कुछ और। मैं कहूंगा लाल शर्ट वाला और मतलब निकलेगा वह जिसने पेन चुराया है। तो बस यही एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल हम और लेते हैं, समझ में आने वाला है। मान लीजिए मैं कहता हूं कि वो कौन है जिसका नाक बहुत लंबा है, जो भगवान है। समझ गए किनको बोल रहे हैं? तो हम बोल रहे हैं गणेश भगवान को। तो बहुत यही होता है, और क्या होता है, बहुत सिंपल है, मजेदार है। तो मैं लिखता हूं लंबोदर। लंबोदर, बताइए लंबोदर किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं? लंबोदर किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं? तो लंबोदर जिसका उदर लंबा हो, जिसका, ये तो हम बचपन में पढ़ते थे नहीं, जिसका उदर, उदर मतलब नाक होता है। ठीक है, उदर, उदर लंबा हो। और किसका उदर लंबा है बताओ बाबू? तो गणेश जी का लंबा है। जी भी लगाते हैं, गणेश जी, जय गणेश जी। ठीक है, तो लंबोदर किसे कहते हैं? गणेश जी को कहते हैं, क्योंकि उनका नाक लंबा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से बताइए चंद्रशेखर किसे कहते हैं? चंद्रशेखर, चंद्रशेखर किसे कहते हैं बताइए? जिसके शिखर पर चांद है। और किसके शिखर पर चांद है? शिखर मतलब माथा, शिव जी के। तो हम लिखते हैं शिव। कितना आसान है ना? आसान। जिसके शिखर पर चांद है वो शिव। चक्र पानी किसे कहते हैं? चक्र पानी, चक्र मतलब होता है चक्री, चक्र, और पानी मतलब हाथ। किसके हाथ में चक्र है? विष्णु। बहुत ही सिंपल है। तो कहने का मतलब ये है कि कह रहे हैं कुछ और, मतलब निकल रहा है कुछ और। इसी को तो कहते हैं बहुब्रीहि समास। बहुत ही सिंपल और मजेदार है। कहेंगे कुछ और, अर्थ निकलेगा कुछ और। एक एग्जांपल और लेते हैं, दशानन। दशानन, जिसका 10 आनन है। आनन मतलब होता है सिर, तो जिसका 10 सिर है, कौन है ऐसा? रावण। तो मैंने रावण का नाम नहीं लिया, मैंने कहा जिसका 10 सिर है। अपने आप अर्थ निकल गया रावण। तो ये है बहुब्रीहि समास। कहेगा कुछ और, मतलब निकलेगा कुछ और। तो ये है हमारा फेवरेट समास बहुब्रीहि समास। कैसा लगा आपको? आपका फेवरेट हुआ कि नहीं हुआ? कमेंट कीजिएगा। आइए, तो हमारा अगला समास क्या है? अगला समास है कर्मधारय समास, नंबर 3, यानी तीसरा नंबर। तो कर्मधारय समास किसे कहते हैं? बहुत ही मजेदार है, मजा आने वाला है ये, और भी ज्यादा मजेदार है। तो इसका परिभाषा होता है कि वैसा समास जिसमें विशेषण और विशेष से दोनों हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि विशेषण और विशेष से क्या होता है। मैं आपको एक अच्छे से एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लीजिए कि मैं आपसे पूछता हूं, बताइए आप में क्या विशेषता है? तो आप बोलेंगे कि किन्हीं को, कोई बोलेगा कि मुझे पेंटिंग बनाना आता है, कोई बोलेगा मुझे डांस करने आता है, मुझे गाना गाने आता है, मुझे ये काम करने आता है, मुझे ये काम करने आता है। तो जो भी आपको आता है वो आपकी विशेषता है। तो विशेषता यानी कि विशेषण, विशेषता यानी कि विशेषण। विशेषण तो समझ में आ गया, विशेषण यानी कि विशेषता। विशेष से क्या होता है
तो आप जो है जो जिसको ये काम करने आता है वो हो गया विशेष्य। क्या हो गया? विशेष्य। जिसे एक एग्जांपल और लेते हैं, ये मार्कर जो है ब्लू है, तो इसकी विशेषता है कि ये ब्लू है, और ये विशेष्य यानी मार्कर जो है वो खुद विशेष्य है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है इसको समझते हैं, वैसा समास जिसमें विशेषण और विशेष्य दोनों होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे और बड़े मजे से समझ में आएगा। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है महापुरुष। महापुरुष, महापुरुष का मतलब होता है महान पुरुष। क्या होता है? महान पुरुष। अब बताइए, महापुरुष में महान पुरुष लिख दिए, इसमें विशेषण कौन है और विशेष्य कौन है? विशेषण यानी कि विशेषता, तो पुरुष की विशेषता क्या है कि वह महान है, और विशेष्य कौन हुआ? खुद पुरुष जो है उसका विशेष्य हो गया। तो ये है विशेषण और ये है विशेष्य, और जब दोनों एक ही में आ जाए तो होता है कर्मधारय समास, यानी महापुरुष महान पुरुष, विशेषण भी है और विशेष्य भी है, तो ये है कर्मधारय समास। और एग्जाम्पल लेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मधुर वाणी। मधुर वाणी, मधुर मधुर वाणी। मधुर वाणी का मतलब होता है मीठा बोली। क्या होता है? मीठा बोली, मीठा बोली। तो इसमें विशेषता क्या है कि मीठा है, और विशेष्य क्या है कि बोली है? नहीं। इस प्रकार से अगर हम लेते हैं कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष मतलब होता है, कृष्ण मतलब देखिए, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दो तरीके होते हैं। 15 दिन कृष्ण पक्ष होता है जिसको हम कहते हैं काली रात, अंधेरिया रात, और एक होता है शुक्ल पक्ष जिसको कहते हैं इंजोरिया रात। तो ये कृष्ण पक्ष मतलब होता है काली रात, काली काली रात। तो बताइए इसमें कि विशेषता क्या है? काली होना विशेषता है, और विशेष्य है रात। इस प्रकार से एक एग्जांपल और लेते हैं, बताइए इसमें कौन सा क्या होने वाला है। इसको मैं बताऊंगा नहीं, आपको खुद से जो है इसको बताना है। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है नील कमल। नील कमल, बताइए इसमें जो है कौन विशेष्य है और कौन विशेषण, ये आपका काम है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला समास कौन सा है। तत्पुरुष समास दूसरा नंबर समास है। किसे कहेंगे तत्पुरुष समास? तो वैसा समास जिसमें विभक्ति लगा है, यानी कि जिसमें कारक चिन्ह लगा होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए हमारा जो है पहला एग्जाम्पल है वो है देशभक्ति। देशभक्ति, देशभक्ति का मतलब क्या होता है? देशभक्ति का मतलब होता है देश के लिए भक्ति। देश के लिए भक्ति, यही होता है ना, देश के लिए भक्ति, यानी कि देशभक्ति। तो अब आप इसको देख रहे हैं, देशभक्ति मतलब देश के लिए भक्ति। यहाँ पे कारक चिन्ह आया है, आया है। संप्रदान कारक का चिन्ह होता है के लिए, चतुर्थी विभक्ति। तो अभी मैंने आपको क्या कहा था? वैसा समास जिसमें विभक्ति यानी कि कारक चिन्ह लगा हो, विभक्ति यानी कि कारक चिन्ह लगा हो, उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। कारक चिन्ह लगा है के लिए। एक एग्जांपल और लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। राजपुत्र। राजपुत्र, राजपुत्र किसे कहते हैं? राजा के पुत्र को राजपुत्र कहते हैं। तो लिखता हूं राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। तो ये है कारक चिन्ह का, संबंध काके की षष्ठी विभक्ति। तो कारक चिन्ह आ रहा है ना, तो जब भी आप ये देखिए, मतलब इसको जो है तोड़ना पड़ेगा, यानी इसका जो है अर्थ निकालना पड़ेगा। राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, कारक चिन्ह का आया है यानी कि यह तत्पुरुष समास होगा। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, कारक चिन्ह के लिए आया है यानी कि यह तत्पुरुष समास होगा। धनहीन। धनहीन, धनहीन मतलब क्या होता है? धनहीन मतलब होता है धन से हीन, धन से हीन, धन से हीन। हीन मतलब कि उसके पास धन नहीं है। ये है तत्पुरुष समास जिसमें कारक चिन्ह आया हुआ है। तो इतना सिंपल है तत्पुरुष समास। आइए तो अब देख लेते हैं हमारा जो सबसे पहला समास था, अव्ययी भाव समास। किसे कहते हैं? वैसा समास जिसका पहला पद अव्यय हो। मैंने आपको बताया भी था अव्यय क्या होता है। अव्यय एक शब्दार्थ की तरह ही होता है। एग्जाम्पल से समझेंगे, अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उपगंगम। उपगंगम, उपगंगम का मतलब क्या होता है? उपगंगम का मतलब होता है गंगा के समीप, गंगा के समीप।
अब इसमें पता ये करना है कि इसमें अव्यय क्या है। ये जो उप है इसी का मतलब होता है समीप, और यही जो है वो है अव्यय। क्या है? अव्यय है। तो उप का मतलब समीप होता है और यही जो है अव्यय है जो गंगा के पहले लग गया है। तो वैसा समास जिसे पहला पद अव्यय हो। पहला पद क्या है? उप, और उप क्या है? अव्यय। तो इसे जो है याद करना पड़ता है, और नहीं तो पढ़ते पढ़ते तो आ ही जाता है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथाशक्ति का मतलब होता है शक्ति के अनुसार, या जितना शक्ति है उसी के अनुसार। कहते हैं कि शक्ति के अनुसार चंदा देना चाहिए, या यथाशक्ति चंदा देना चाहिए। यथाशक्ति मतलब जितना जो है शक्ति है देने का उतना ही चंदा दो। तो यथा मतलब क्या हुआ? जितना हुआ। क्या हुआ? जितना, या अनुसार। तो लिखेंगे शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, अनुसार। तो हम आपको यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि यथा का मतलब क्या हुआ? अनुसार हुआ। तो ये जो यथा है यही है अव्यय। क्या है? अव्यय। उप क्या है? अव्यय है। यथा क्या है? अव्यय है। इसी प्रकार से और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल है प्रतिदिन। प्रतिदिन, प्रतिदिन का मतलब होता है प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन। तो यहाँ पे कौन सा अव्यय है? यहाँ पे प्रति है। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक। तो जिसका पहला पद अव्यय हो उसे कहते हैं अव्ययी भाव समास। जैसे प्रति, यथा, उप, अनु, ये सब जो है अव्यय होता है। तो ऐसे समास को कहते हैं अव्ययी भाव समास। तो ये था हमारा अव्ययी भाव समास। कितना सिंपल था ना? तो ये वीडियो बस यहीं तक। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझसे कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। संस्कृत ग्रामर पे मैंने ऑलरेडी काफी वीडियो बना चुका है, चाहे वो संधि हो, समास हो, उपसर्ग हो, पुरुष हो, वचन हो, लकार हो, अनुवाद हो, चाहे जो टॉपिक है, संस्कृत के हर एक टॉपिक पे मैंने डिटेल्स वीडियो बनाया है। तो आप एक बार मेरा प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।